बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मैविन माइंड्स। आज की इस वीडियो में फाइनेंस एक्ट 2022 में एक नया टैक्स सेक्शन 7E के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। इस सेक्शन और इस टैक्सेशन की हम मोडालिटीज और लीगल प्रोविजंस को कवर करेंगे। बेसिकली ये टैक्स दैट इज टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत, लेकिन इसकी एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव है फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। जनरली जो फाइनेंस एक्ट के प्रोविजंस होते हैं वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए रेलेवेंट होते हैं, लेकिन इस टैक्स के सेक्शन को, इस सेक्शन 7E को टैक्स ईयर 2022 और फिर आने वाले फ्यूचर टैक्स ईयर के लिए एप्लीकेबल बनाया गया है। बेसिकली इस सेक्शन में एक डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सेक्शन में कहता है कि अगर एक रेजिडेंट पर्सन कोई कैपिटल एसेट ओन करता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, अगर एक रेजिडेंट पर्सन कोई कैपिटल एसेट ओन करता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, तो कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% उस रेजिडेंट पर्सन की डीम्ड इनकम कंसिडर किया जाएगा और इस डीम्ड इनकम का 20% आपको सेक्शन 7E के तहत टैक्स डिस्चार्ज करना होगा। यानी कि अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 1% आपने हर साल सेक्शन 7E के तहत टैक्स पे करना होगा। तो इस सेक्शन की कुछ लीगल प्रोविजंस को रीड करते हैं। कहता है, इफ द रेजिडेंट पर्सन हैज कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन पाकिस्तान, अगर एक रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में कोई कैपिटल एसेट हेल्ड करता है, ओन करता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर और उसकी ओनरशिप मेंटेन रखता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, देन 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड इनकम। तो उस कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% उस रेजिडेंट टैक्स पेयर की डीम्ड इनकम कंसिडर किया जाएगा एंड टैक्स एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द डीम्ड इनकम विल बी चार्ज फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। और जो भी हमारी डीम्ड इनकम वर्कआउट होगी उसका 20% हमने सेक्शन 7E के तहत टैक्स पे करना है टैक्स ईयर 2022 और आने वाले सालों के लिए। तो इफेक्टिवली अगर हम मिला जुला के बात करें तो कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 1% हमने हर साल सेक्शन 7E का आपसे टैक्स डिस्चार्ज करना है। फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स, फाइनेंस एक्ट इम्पोजेस अ न्यू एनुअल टैक्स ऑन रेजिडेंट पर्सन एट 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर other than capital asset valued more than 25 million। अब इस सेक्शन 7E की कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे, और वन ऑफ द एक्सक्लूजन ये है कि अगर आपकी कैपिटल एसेट्स की वैल्यू 25 मिलियन से कम है तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 7E की एप्लीकेशन अराइज नहीं होगी। इस सेक्शन में बार बार रेफर किया गया है कैपिटल एसेट्स को। कैपिटल एसेट्स का टर्म इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाकी सेक्शन में भी डिफाइंड है, एक्सप्लेन्ड है, लेकिन सेक्शन 7E के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई कैपिटल एसेट की जो कि सिर्फ सेक्शन 7E के लिए रेलेवेंट है, और ये बड़ी ही एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के तहत कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन, कैपिटल एसेट के अंदर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज और मोर स्पेसिफिकली पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टीज कवर्ड होती है। किस तरीके से कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को रीड करते हैं। The term capital asset is defined and certain assets are excluded from the ambit of this section. In short, this tax is imposed on deemed income from personal immutable property in Pakistan. ये मैंने आपके सामने डायरेक्ट कंक्लूजन रीड किया है, लेकिन जब आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन और इस सेक्शन की एक्सक्लूजन्स को कवर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सेक्शन इफेक्टिवली पर्सनल इम्यूवेबल प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखता हूँ। फॉर द पर्पस, the term capital asset means property of any kind held by a person whether or not connected with the business। पहले तो कहता है कि कैपिटल एसेट का मतलब है कि हर वो प्रॉपर्टी जो एक पर्सन ओन करे, हेल्ड करे, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड ना हो, यानी कि आपके सारे के सारे एसेट्स को कैपिटल एसेट बनाया, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन अब कुछ चीजों को स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूजन नंबर 1, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। कहता है कि जो आपकी बिजनेस इन्वेंट्री है, जो आपका बिजनेस का स्टॉक है, जो आपके बिजनेस के फिनिश गुड्स हैं, ये कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एनी शेयर स्टॉक इन सिक्योरिटीज, अगर हमारे पास किसी कंपनी की शेयर्स इन सिक्योरिटीज वगैरह हैं तो शेयर्स इन सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, वो एसेट्स, वो प्रॉपर्टी जो कि हमारी बिजनेस इनकम जनरेट कर रही है और बिजनेस इनकम के अगेंस्ट हमें उन एसेट्स के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की डिडक्शन अलाउ हो जाती है, वो एसेट्स कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एंड एक्सक्लूजन नंबर 4, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन इन क्लॉज 1, 2 एंड 3। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों एक्सक्लूजन्स के अलावा अगर कोई और मूवेबल एसेट है, कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये भी कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन को कंक्लूड करें तो पहले तो उसने कहा कि आपके सारे के सारे एसेट कैपिटल एसेट्स हैं, चाहे वो बिजनेस से ताल्लुक रखते हो चाहे वो बिजनेस से ताल्लुक ना रखते हो।
फिर आपकी बिजनेस इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट नहीं है, फिर डेप्रिशिएबल एसेट्स और इंटेंजिबल्स कैपिटल एसेट नहीं है, और फिर मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टीज कवर्ड है, कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक पर्सन की ओनरशिप में है तो वो सेक्शन 7E का कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। फिर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी सेक्शन 7E के एम्बिट से बाहर रखा गया है। सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट को ओपन पावर्स दी गई है कि फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन या किसी भी प्रॉपर्टी को इस सेक्शन के एम्बिट में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है, और कुछ एक्सक्लूजन सेक्शन 7E ने खुद बताई है कि ये एसेट्स या ये प्रॉपर्टीज सेक्शन 7E के लिए कंसिडर नहीं होगी। तो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी पर्सन और प्रॉपर्टी विद इन द एम्बिट ऑफ दिस अबव प्रोविजन। अब सेक्शन 7E की एक्सक्लूजन को कवर करते हैं। फॉलोइंग एसेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डीम्ड इनकम। एक्सक्लूजन नंबर 1 कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। एक रेजिडेंट पर्सन की ओनरशिप में जो एक पहला कैपिटल एसेट, यानी कि जो हमारी जनरली पर्सनल मूवेबल पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारा पर्सनल घर मकान होता है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। हर रेजिडेंट पर्सन की ओनरशिप में एक कैपिटल एसेट है तो उसे सेक्शन 7E के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अगर कोई बिजनेस प्रीमिसेस, अगर कोई सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस है और पर्सन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे है, तो अगर एक एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के पास कोई बिजनेस प्रीमिसेस है तो ये बिजनेस प्रीमिसेस सेक्शन 7E के लिए कंसिडर नहीं होगी। एक्सक्लूजन नंबर 3 सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स्ड हियरटू। अगर एक पर्सन के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल सेक्शन 7E के एम्बिट से बाहर है। लेकिन इस एक्सक्लूजन में इन्होंने फार्म हाउस को एक्सक्लूड किया है, यानी कि फार्म हाउस सेक्शन 7E के एम्बिट में कवर्ड रहेंगे। चौथी एक्सक्लूजन कैपिटल एसेट्स अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट ऑफ अ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्स, a person or dependent of a person who dies while in the service of Pakistan Armed Force or federal or provincial government, a war-wounded person while in service of Pakistan Armed Force or federal or provincial government, an ex-serviceman and serving personnel of Pakistan Armed Force or ex-employees of serving personnel of federal and provincial government being original allotee of the capital asset duly certified by the allotment authority। तो बेसिकली इस चौथी एक्सक्लूजन में फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के शहीद के बिलोंगिंग्स, उनके पर्सनल्स, उनके एक्स एम्प्लॉयज, उनके वाउंडेड पर्सन्स, इन सारे लोगों को एक्सक्लूड किया गया कि उनके कैपिटल एसेट्स के अगेंस्ट ये सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होगा। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स एंड टैक्स इज पेड देयरऑन। अगर किसी प्रॉपर्टी से कोई चार्जेबल टू टैक्स इनकम, अगर किसी प्रॉपर्टी से कोई टैक्सेबल इनकम अराइज हो रही है और वो इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हो, तो वो सेक्शन 7E के एम्बिट से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई इमोल प्रॉपर्टी है और उसे मैं रेंट आउट कर देता हूँ और उस प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में चार्जेबल टू टैक्स बनाता हूँ, उस पर टैक्स पे करता हूँ, तो वो रेंटल इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टी सेक्शन 7E के लिए कंसिडर नहीं होगी। पॉइंट नंबर F, कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन पेड। सेक्शन 236K बेसिकली एडवांस टैक्स है ऑन परचेज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। जब आप कोई इमोल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो सेक्शन 236K के तहत आपसे एक एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जा रहा होता है। तो अगर आप कोई कैपिटल एसेट परचेज करते हो इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, फर्स्ट ईयर में आपने सेक्शन 236K के तहत अगर एडवांस टैक्स पे किया है तो वो प्रॉपर्टी उस पहले साल में सेक्शन 7E के लिए कंसिडर नहीं होगी। पॉइंट नंबर G, वेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एंड एग्रीगेट excluding the capital asset mentioned in clause A, B, C, D and F does not exceed 25 million। अगर हम पॉइंट नंबर A से लेकर F तक की कैपिटल एसेट्स को हटा दें, इसके अलावा जो कैपिटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन करें और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड ना करे, तो फिर वो कैपिटल एसेट्स भी सेक्शन 7E के लिए कंसिडर नहीं होंगे। यानी मैं पहले पॉइंट नंबर A, B, C, D और F, E और F इन एक्सक्लूजन्स को अलग कर दूं, इसके अलावा जो चीजें मेरे कैपिटल एसेट्स में कवर्ड है उनकी वैल्यूएशन करवाऊं और उनकी वैल्यूएशन अगर 25 मिलियन से कम आती है तो फिर वो कैपिटल एसेट भी सेक्शन 7E के लिए कंसिडर नहीं होंगे। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, अगर प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट की ओनरशिप में कोई कैपिटल एसेट है, इस पे सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होगा। एंड लास्ट एक्सक्लूजन इज कैपिटल एसेट ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन
subject to the condition that such person are registered with Director General of designated non-financial businesses and profession. अगर कोई कैपिटल एसेट किसी लोकल या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, किसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास है जो कि प्रॉपर्ली कंप्लाइड और रजिस्टर्ड है विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, तो इन कैपिटल एसेट्स पे सेक्शन 7 ही कवर नहीं होगा। तो बेसिकली अगर इस सेक्शन की आप एप्लीकेशन को देखें तो सबसे पहले ये सेक्शन अप्लाई होगा कैपिटल एसेट्स पे, वो कैपिटल एसेट्स जो कि लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर पे आप हेल्ड करते हो, ओन करते हो। कैपिटल एसेट की डेफिनेशंस की कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, बिजनेस इन्वेंट्री, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज, डेप्रिशिएबल एसेट्स, अमोर्टाइजेबल, इंटेंजिबल्स और मूवेबल प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट्स नहीं है। फिर सेक्शन 7E के एम्बेड से कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, अगर कोई एक प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर प्रॉपर्टीज की वैल्यू 25 मिलियन से कम है, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई कैपिटल एसेट आर्मी और गवर्नमेंट के बंदों को एम्प्लॉयज को अलोकेट की गई है, तो ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जिनको सेक्शन 7E से एक्सक्लूड किया गया है। लास्टली हमारे पास एक्सक्लूजन नंबर सी में एग्रीकल्चर लैंड कवर था और एग्रीकल्चर लैंड से इन्होंने एक्सक्लूड किया था फार्म हाउस को। फार्म हाउस बेसिकली कैपिटल एसेट सेक्शन 7E का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। इस सेक्शन के लिए फार्म हाउस की टर्म को भी डिफाइन किया गया। तो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ पॉइंट सी अबव, फार्म हाउस मीन्स अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड्स विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट यूज्ड एज अ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट विद और विदाउट एनी एनेक्सर। फार्म हाउस का मतलब है कि एक हाउस जो कि मिनिमम 2000 स्क्वायर यार्ड के टोटल एरिया पे कंस्ट्रक्टेड है और जो कवर्ड एरिया है वो मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट का है और वो एज ए ड्वेलिंग हाउस यानी कि किसी के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये फार्म हाउस है, विद और विदाउट एनेक्सर्स होता है। फिर कहता है हाउएवर वेयर देयर आर मोर देन वन ड्वेलिंग यूनिट्स इन अ कंपाउंड एंड द एवरेज एरिया ऑफ द कंपाउंड इज मोर देन 2000 स्क्वायर यार्ड्स फॉर अ ड्वेलिंग यूनिट, ईच वन ऑफ सच ड्वेलिंग यूनिट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट फार्म हाउस। अगर एक लैंड कंपाउंड लैंड एरिया पे एक से ज्यादा ड्वेलिंग हाउस कंस्ट्रक्टेड है और ओवरऑल जो हमारे पास रेशियो निकलता है वो 2000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का निकलता है, तो हर ड्वेलिंग हाउस एक सेपरेट फार्म हाउस कंसिडर किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि इस सेक्शन की एप्लीकेशन टैक्स ईयर 2022 के लिए भी है और आने वाले सालों के लिए भी है, यानी कि जो आप अपना रिटर्न आने वाले वक्तों में फाइल करेंगे, इंडिविजुअल एओपी और कंपनीज के लिए 30 सितंबर 2022 की डेडलाइन है। फिर कुछ कंपनी जिनका ईयर एंड डिफरेंट है उनके लिए 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन है। तो जो भी आपका आने वाले रिटर्न फाइल होगा फॉर द क्लोज टैक्स ईयर 2022, इस टैक्स ईयर में भी आपने सेक्शन 7E को डिस्चार्ज करना है और आने वाले फ्यूचर सालों में भी ये सेक्शन 7E के तहत आपने टैक्स पे करना है। ऑब्वियसली ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 4th शेड्यूल जो कि बेसिकली फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसकी एंट्री नंबर 5 से थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो आने वाले वक्तों में डिस्प्यूट्स अराइज होंगे और फिर अल्टीमेटली कोर्ट लेवल पे डिसाइड किया जाएगा कि ये जो लेवी, ये जो टैक्स सेक्शन 7E के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, अदर ये इलीगल है या लीगल है। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।